नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर है और सीएम धामी ने नई दिल्ली में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेजर जारी किया है। ये इन्वेस्टर समिट राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8 और 9 दिसंबर को होगा। प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। कर्टन रेजर जारी करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ साथ सुगम व्यावसायिक वातावरण तैयार करने के विजन के साथ सरकार काम कर रही है। राज्य में विभिन्न क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां लागू करने के साथ ही आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम न किया हो। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा। हमारा राज्य, चूंकि हम हमेशा देश के साथ चलने वाले राज्यों में हमारा वो रहा है, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या देश को जवानी देनी हो या देश को पानी देना हो। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका कर्टन रेजर लॉन्च कर दिया है। साथ ही वेबसाइट का भी लॉन्चिंग की गई है। मैं इस वक्त होटल में मौजूद हूं, जिसमें लॉन्चिंग की गई थी। अभी सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टर आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश लक्ष्य है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस इन्वेस्टर समिट में रखा है। साफ तौर पर उनका कहना है जो यहाँ पर इन्वेस्टर आए थे उनके साथ में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसको लेकर तमाम जो इन्वेस्टर थे वो कहीं ना कहीं पूरे खुश होते नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन गीतम के साथ कंचन कुमार, हर खबर, दिल्ली। संस्कृत शिक्षा के मामले में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने वक्फ बोर्ड की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मदरसों की शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए पहले जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने वादे किए थे, क्या वो सभी पूरे हो गए हैं। साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने आरोप लगाया है कि ये घोषणा पहले करते हैं जबकि कार्य बाद में करते हैं। देखिए, भाजपा ने, आपको याद होगा, इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने कहा था कि मदरसों में हम सीबीएसई पैटर्न लागू करेंगे। क्या इनका सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया? क्या इन्होंने कहा था कि मदरसों में जो अवैध तरीके से पढ़ाई हो रही है हम उसमें रोकथाम करेंगे, उसमें कर दी। इन्होंने कहा था कि मदरसों में हम जो जिस तरीके से मदरसों का वातावरण बन रहा है, वहां से छात्रों के एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान पकड़ाएंगे। पकड़ा दिए लैपटॉप, सबको दे दिए। उत्तराखंड भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है, जिसके लिए संगठन की तरफ से तैयारी जोरों पर है। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को हाल ही में हजारों नौकरियां मिली है, जबकि नौकरियों में धांधली करने वाले आज सलाखों के पीछे। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह देश और प्रदेश में विकास कर रही है,
उससे दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा और इसीलिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्तराखंड बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। उन्होंने G20 के सफल आयोजन पर पीएम को बधाई दी। सौभाग्य है कि जहां देश, पूरे देश के अंदर युवा शक्ति बहुत बड़ी तादाद पे काम कर रही है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री भी युवा है और युवा मुख्यमंत्री का आज हम प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है। तो जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बारे में सोचा है, ये अपने आप में एक उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा उदाहरण है कि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, हर पल हर क्षण कैसे उत्तराखंड की युवा शक्ति को रोजगार दिया जाए, कैसे युवा शक्ति को काम दिया जाए, उस काम पे वो लगे हैं और उसका परिणाम आज आपके सामने है। विषय जो है वर्तमान समय में उत्तराखंड के अंदर जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जन्मदिन भी है परसों, जैसे मीडिया प्रभारी जी ने बताया कि उनके जन्मदिन को भी हम पूरे प्रदेश में मनाएंगे। और एक युवा व्यक्तित्व के रूप पे जिस तरह से उन्होंने 1.5-2 वर्षों में इस प्रदेश की छवि को और इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में एक निरंतर बड़ी भूमिका निभाई है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पदाधिकारियों को चार्ज करने के लिए अल्मोड़ा लोकसभा का मंडल अध्यक्ष व महामंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लोकसभा क्षेत्र में मंत्री, विधायक सहित मंडल अध्यक्ष और महामंत्री शामिल रहे। सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र नेतृत्व के निर्देश अनुसार 3 चरणों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री को मोदी सरकार के कार्य को घर घर पहुंचने पर चर्चा हुई है। आज के सम्मेलन में विधायक और मंत्रियों के दुरुस्त क्षेत्र में दौरे तय किए जाएंगे। बैठक में कमजोर पोलिंग बूथ पर काम करने के निर्देश दिए। कमजोर बूथों पर 50% से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा गया। जैसा कि हमारे आज अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे प्रभारी और सभी विधायकों के संबंधित आज की ये बैठक की गई है लोकसभा की। और इसमें हमारे संगठन के 5 जिलों के, यानी कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत संगठन की दृष्टि से हमारा रानीखेत जिला भी हमने बनाया है। तो इसलिए 5 जिलों के कार्यकर्ताओं का आज का एक दिन का एक कार्यक्रम है और अभी हमारे विधायकों की बैठक हुई है। अब अभी हमारी अगली बैठक शुरू होगी और ये सारी बैठकें वही है जो राष्ट्रीय स्तर पर तय हुई हैं और उसी बैठक को नीचे स्तर तक भी किया जा रहा है। देखिए, सभी लोकसभा स्तर पर आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 3 चरणों में बैठकें हैं। पहला चरण हमारे विधायक, सांसदों का बैठना हुआ है। क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां और क्षेत्र में ऐसे समाज के समस्याएं हैं जिनका समाधान तत्काल हो सकता है, प्राथमिकता आधार हो सकता है, उन सब विषयों में चर्चा हुई है। अभी हमारा पार्टी की सबसे छोटी इकाई है मंडल, उसके महामंत्री से ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी लोकसभा की बैठक है और इस बैठक में जो कमजोर पोलिंग बूथ है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किन कारण सब जीत नहीं पाए, उन बूथों पर 50+1 मतदान से हम उन पोलिंग बूथों को विजयी की ओर बढ़े तो हमारे सांसदों का प्रवास, विधायकों का प्रवास। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्था द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्था के सचिव शूरवीर सिंह भंडारी ने कहा कि चंद्र कुंवर बर्तवाल ने अपने जीवन काल में हिंदी की 700 कविताएं लिखी और उनकी सारी कविताएं पहाड़ पर लिखी गई है। उन्हें पहाड़ का कालिदास भी कहा जाता है। उन्होंने हिमालय के सौंदर्य और उसके विराट रूप पर अनेकों कविताएं लिखी और 28 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया।
करीब करीब 700 कविताएं लिखी हैं जो पूरे पहाड़ पर हैं, और इसीलिए इनको पहाड़ का अप्रितम कवि भी माना जाता है। सुकुमार कवि भी कहते हैं, काफल पाको कवि भी चंद्रकुमार बरतवाल को कहते हैं। और हम चंद्रकुमार बरतवाल संस्थान के लोग, जिसमें तमाम सारे लोग पुराने लोग, माननीय विधायक जी हैं, एसपी चमोली साहब हैं, अन्य लोग हैं, सब इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। और हम 1991 से इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। मैं इस पुण्य दिवस पर अपने ओपी द्विवेदी जी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह बरतवाल जी जो दिवंगत हो गए हैं, हम सभी लोग जो हैं हिमवंत कविवर चंद्रकुमार बरतवाल जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके साहित्य के लिए, उनकी कविताओं के लिए, जो कि मार्मिक भी हैं, प्रकृति से ओतप्रोत भी हैं और सामान्य जनजीवन के नजदीक से भी हैं, तो ऐसे कविवर को हम नमन करते हैं। और साथ ही में डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी बरतवाल, जो इस संस्थान के जो हैं केंद्रीय सचिव रहे हैं, वो अचानक हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हीं का एक अथक प्रयास है, ये सब जितनी ये यात्राएं थोड़ी आगे तक बढ़ी हैं, साहित्य की यात्राएं, तो हम उनको भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक प्रदेश भर में 1300 के पार डेंगू के मामले पहुंच चुके हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डेंगू पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य सचिव भी पूरी तरह से हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही देहरादून स्थित कैलाश हॉस्पिटल के ऊपर इस बात को लेकर आरोप लगाया गया कि उनकी रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की गलत जानकारी दी जा रही है। जब एक मरीज का टेस्ट एक साथ कैलाश हॉस्पिटल और उसके साथ ही सरकारी अस्पताल में कराया गया तो दोनों ही रिपोर्टों में काफी अंतर मिला, जिसके बाद सरकार द्वारा कैलाश हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े पदाधिकारियों ने सरकारी नोटिस का जवाब भी दिया है। साथ ही अस्पताल की ओर से आम लोगों को अस्पताल क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, ये भी बताया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण ये था कि देखते हुए कि उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड और सभी सुविधाओं के साथ इस देश को बसाया गया। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स, इसको सीनियर सिटीजन होम कहते थे, और प्लस इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि हमने 2016 में अस्पताल का उद्घाटन किया था। जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, पुराने लोग हैं, जिन्होंने शहर को बसने में मदद करी, हम इस कार्ड को उन तक पहुँचाएंगे और हम चाहते हैं कि उन लोगों के लिए कुछ अलग से आगे बढ़ के किया जाए, जैसे क्यूइंग ना हो, उनको बिलिंग में आसानी हो, उनको लैब और रेडियोलॉजी में 20% की डिस्काउंट ऑफर किया गया। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई स्तर से कवायद में जुटी है। आगामी राष्ट्रीय खेलों को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जारी है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए उनके कोचिंग पैटर्न और प्रशिक्षकों की सैलरी भी बढ़ा दी गई है। पहले कॉन्ट्रैक्ट कोच की सैलरी काफी कम थी, लेकिन अब उसके मन को में बदलाव करते हुए इसे 45,000, 35,000, 25,000 और 12,000 किया गया है। देखिए, वित्त के पास ये प्रस्ताव हमने भेजा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट कोच हमारे जो लगे हुए हैं, वर्तमान में जो उनका मानदेय है वो बहुत कम था। जो सबसे हमारा वो उच्चतम स्तर का है मानदेय में कॉन्ट्रैक्ट कोच वाला, तो वो 20,000 था, जिसमें हमारी NIS होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग होना चाहिए, मेरिट लिस्ट होना चाहिए। उसी हिसाब से बाकी जो चीजें और थी उसमें कई सारे स्लैब हैं, 20,000 है, फिर 17,000 है, फिर 15,000 है, फिर 10,000 है, फिर 5,000 है। वो एक जो स्लैब था, वो जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, उसको हम लोग परस्यू कर रहे थे वित्त विभाग के साथ। वित्त विभाग ने फाइनली अपनी मंजूरी उसमें दे दी है और जो पहले 20,000 थे। उत्तराखंड में मदरसों में अब छात्र कुरान की तालीम के साथ संस्कृत भी पढ़ेंगे, जहां वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसका ऐलान किया। हालांकि NCERT सिलेबस लागू होने के बाद कई मदरसों में पहले से संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है। साथ ही शिक्षकों का कहना है कि मदरसों में बच्चे उर्दू, संस्कृत समेत अन्य सभी विषय पढ़ रहे हैं और जिन अन्य मदरसों में संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही, वहां संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने से छात्रों को इसका लाभ पहुंचेगा।
क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, कलाम पाक। संस्कृत भी पढ़ाई जाती है? संस्कृत, सफिया। बेटा क्या कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, विज्ञान, कलाम पाक, उर्दू, फारसी, ऑल सब्जेक्ट। संस्कृत भी पढ़ाई जाती है यहाँ पे? जी। कब से संस्कृत पढ़ाई जाती है? कक्षा 3। देखते क्या है? मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया जवालापुर हिजवार। और जैसे कि हमारे सीएम साहब ने या सदर साहब ने जो कहा है कि संस्कृत पढ़ा देनी चाहिए, उनके बयान आने से पहले ही जब से हमारे यहाँ पर मान्यता है मदरसा बोर्ड से, तब से ही हम हर एक बच्चे को संस्कृत पढ़ाते आ रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। बच्चे लाल कुआं की गोलांधी के पानी में बहे करोड़ों के तटबंधों की गुणवत्ता और तटबंधों के निर्माण में हुए सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार मनीषा बिष्ट के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरने पर बैठने को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। काम किया है वहां पर, वो घटिया क्वालिटी का था और वो सही मानक के अनुसार इन्होंने काम नहीं किया। अगर सही मानक के अनुसार काम करते, नदी कितनी भी आए तो वो तटबंध नहीं बच सकते थे। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि सरकार से जिन लोगों ने भी ये काम किया है, जिन्होंने ये बंदर बांट की है या अपना जिस तरीके से भी ये सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इस चीज के लिए हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं ताकि इसकी जांच हो और आगे को इस पर कार्रवाई हो। है सरकार को हमने इसके बारे में ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री जी को भी। जो घटिया क्वालिटी के तटबंध बनाए गए हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, जो खराब गुणवत्ता की वजह से वो अभी एक बरसात आई है, अभी पूर्ण रूप से तो आई नहीं ऐसी इतनी भारी गोला। अभी पहली बार जो है गोला आर पार आई है तो उसमें ही वो तटबंध बह गए हैं। अगर गोला का स्तर और बढ़ा तो वो तटबंध तो बह गए हैं, अब सुरक्षा तो रही नहीं। अब वो जो है पानी जो है फिर गोला नदी का प्रवाह जो है गांवों की तरफ होगा, उससे जो है भारी नुकसान होने की संभावना है। तो एक तो इनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि बचाव कार्य किए जा सके। से आए दिन गोला में बहुत हमारे गांव वासियों को बहुत नुकसान हो रहा है और घटिया क्वालिटी के जो तटबंध लगे हुए हैं। हमारी मांग ये थी कि हमने आज जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन में हमने यही दिया कि अगर तटबंध बने तो उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और सही तरीके से उसको तटबंध का निर्माण होना चाहिए। गोला का निरीक्षण किया और उस दौरान ये पाया गया कि जो भी जो है गोला में कार्य हुए हैं, चाहे वो जो है जाल बनाने के हों, चाहे आप तटबंध हैं, चाहे चैनल के हों, सारे कामों में जो है त्रुटियां मिली हैं और जो काम हुए भी हैं। अभी 1 महीना पहले काम हुआ है और सारे काम अब बह गए हैं। भाई कब तक ऐसा चलता रहेगा? बिंदु खत्ता की जनता कब तक ये खामियाजा जो है सरकार और सरकार के द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे हैं उनको कब तक। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मुख्य बैराज चौकी बारिश की मार से क्षतिग्रस्त हो गई, जहां पानी आने से चौकी में लगा इन्वर्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। जानकारी के अनुसार बैराज चौकी को कुछ ही वर्षों पूर्व बनाया गया था। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि चौकी के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। वहीं चौकी के निर्माण के लिए प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया, जहां प्रस्ताव पास होते ही चौकी का निर्माण कार्य किया जाएगा। देखिए, जो ये बैराज चौकी है उसमें बारिश के मौसम में कुछ सीवेज की और लीकेज की समस्या है। इसको हमारे द्वारा प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय से जो भी बजट मिलेगा उससे भी इसको जो है मेंटेनेंस कराया जाए। हुशियारपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने स्मैक बरामद किया। पुलिस ने स्मैक बरामद होने पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और वहीं आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया है कि आरोपी के कब्जे से 8.40 ग्राम स्मैक बरामद किया। आरोपी की पहचान शुभम कुमार निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। आरोपी बाइक पर स्मैक की तस्करी कर रहा था और इसीलिए पुलिस ने बाइक को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया।
तो कोतवाल ने बताया है कि श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह को आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी करने के लिए निर्देशित किया गया था। आरोपी स्मैक जहां से खरीद कर लाया था और कहां बेचने की फिराक में था, इस बारे में भी जानकारी की जा रही है। लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि ने एम्स के सहयोग से अरोड़ वंश धर्मशाला में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक विद्यालय के करीब 50 बच्चों की आंखों का चेकअप किया। इसके अलावा करीब 22 बुजुर्गों ने भी अपनी आंखों की जांच शिविर में कराई। डॉक्टर ने बताया कि लगातार मोबाइल के बढ़ रहे प्रयोग की वजह से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की नजरों में कमजोर देखने को मिली। बच्चों को मोबाइल का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी गई थी, जबकि कई बुजुर्गों में मोतियाबिंद की शिकायत मिली, जिन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। लायंस क्लब के गोपाल नारंग ने बताया कि मोतियाबिंद वाले मरीजों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की गई थी। लालकुआं नगर और बिंदुखत्ता क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक किए जाने की मांग को लेकर स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद्र पंत को सौंपा है, जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं की गई तो स्वराज सेवा दल उग्र आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सेवा दल के माध्यम से क्षेत्र के सभी युवाओं ने मिलकर के लालकुआं तहसील प्रांगण में आकर के तहसीलदार के माध्यम से उच्च अधिकारियों को यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल चल रही है उसको लेकर के एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, इतने बड़े अस्पताल खोलने के बाद भी सरकार के पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जिसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अहम मशीनों का हवाला दिया जाता है, एक्सरे मशीन से लेकर हर चीज के लिए यहाँ पर हवाला दिया जाता है। धरातल पर रात में कोई घटना घटित हो जाती है, 8 बजे के बाद आप हॉस्पिटल में जाइए तो यहाँ से कोई निकलने को तैयार नहीं होता। क्षेत्र पूरा यहाँ पे स्वास्थ्य सरकार की स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं बदहाल हैं। कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, ना कहीं पे कोई मशीन है, कोई मशीन है तो कोई मरीज वहां पे आते हैं मशीन खराब मिलती है, ना डॉक्टर वहां पे हैं और बहुत जो है बेकार स्थिति है। इससे पहले भी हमने कई बार इसमें ज्ञापन देके और भी सारे माध्यम से हम सारे विभागों को अवगत करा चुके हैं, उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, सरकार को, शासन को, प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को लेकर एक ज्ञापन दे रखा है, शासन प्रशासन को भेज रखा है, अवगत करा दिया है। कुल मिला के सच्चाई यह है कि केवल जो स्वास्थ्य विभाग है खाना पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। इनमें ना रात की व्यवस्था है ना दिन की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई है, ताकि यहाँ से पेशेंट को भेजें और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इनसे कमाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर समय रहते अगर नीचे थे तो हम ईट से ईट बजा देंगे, शासन प्रशासन को जगना होगा कैसे भी। चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ आकर कवरिंग करी है। आप देखते आ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी की जो सरकारें लगातार आती रही हैं जाती रही हैं, इनका काम ही लूट खसोट है। ये बिल्कुल भी जन भावनाओं को नहीं देख रही हैं। हमारा जो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र है अत्यंत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं अगर हॉस्पिटल हैं भी तो उनमें कोई डॉक्टर नहीं है, मशीनें हैं तो उनमें कोई कर्मचारी नहीं है। बिल्कुल भी मतलब ये मान के चले कि एक अंधा कानून टाइप का बना रखा है इन लोगों ने। पिछले कई दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 2-3 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर प्रदेश में लगातार बारिश होगी। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। राजधानी देहरादून सहित मैदानी इलाकों में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। वहीं पहाड़ से लेकर
मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो रहे मानसून की विदाई से पहले पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। सत्रह तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी थोड़ी 3-4 दिन के लिए वो कम हो जाएगी। उसमें आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं रहेगी, धूप निकलेगी, है ना। और आगे भी जो ऐसा अभी जैसे अभी सितंबर में एक्टिविटी कम तो हो जाती है लेकिन ओवरऑल देखें अभी तक जो है जो मानसून है अभी सितंबर मंथ की अगर बात करें तो -20। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सब इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।